मैं 5 सालों से अपनी बड़ी बहन जैसी पली बड़ी सुवार्निंग से रिश्ते में था। लालटेन उत्सव के दिन हमने तय किया था कि आज अपने परिवार के सामने अपने प्यार का इजहार करेंगे। लेकिन उसी दिन सुवार्निंग मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए मजाक में बोली, मैं तुमसे ऊब चुकी हूं, क्यों ना तुम किसी और से शादी कर लो। मुझे लगा था कि मैं उसकी बात ठुकरा दूंगा, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत मैंने शांत स्वर में कहा, ठीक है। फिर मैंने रेड वाइन की एक बोतल खोली और इस बात का जश्न मनाया कि आखिरकार वह मुझसे छुटकारा पाने में सफल हो गई। पिछले जन्म में मैं हर हाल में अपने परिवार को मनाकर सुवार्निंग से शादी करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद वो हमेशा मेरे प्रति बेहद ठंडी और उदासीन रही। वो हर रात मेरे चुंबन को ठुकरा देती थी, यहां तक कि जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ तब भी उसने मेरी कोई परवाह नहीं की। बाद में मुझे पता चला कि उसके दिल में हमेशा से उसका पहला प्यार बाई युए गुआंग बसा हुआ था। उसने मुझसे शादी सिर्फ अपने परिवार के दबाव से बचने के लिए की थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि जिस प्यार की मैं भीख मांग रहा था उसका अंत पहले से तय था। इसीलिए इस जन्म में मैंने फैसला कर लिया कि उसकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं मुस्कुराया और बोला, मैं भी अब इस रिश्ते से थक चुका हूं, चलो अलग हो जाते हैं। सुवर्णिंग एक पल के लिए सन्न रह गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। उसने पूछा, गुयू, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं अब भी उसी शांत मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मुझे पता है। तुमने ही तो कहा था कि मैं किसी और को ढूंढ लूं। पिछले जन्म में अगर सुवर्णिंग कोई ऐसी बात कहती जिससे मुझे दुख पहुंचता, तो मैं एक जिद्दी बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़कर उसे मनाने लगता, जब तक कि वह मान ना जाती। लेकिन इस बार मैंने उसे आजाद कर दिया, और खुद को भी। सुवर्णिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। वो कुछ कह पाती, उससे पहले ही पास की मेज से कांच टूटने की आवाज आई। किसी ने रोते हुए गिलास गिरा दिया था, और फिर वो बाहर भाग गया। सबका ध्यान उधर चला गया। मेरी बहन गुचिंग ने सुवानिंग को हल्का सा धक्का देकर कहा, अरे, वो आदमी तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना? तुमने उसे आज यहां क्यों बुलाया? नए साल की दावत में चीजें तोड़ना शुभ नहीं होता। कहीं ये सब तुम्हारी वजह से तो नहीं? सुवानिंग की खूबसूरत भौहें और सिकुड़ गईं। वो उठकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद बाहर से आती सिसकियां धीरे धीरे शांत हो गईं। उधर एक एक करके सारे व्यंजन मेज पर सजने लगे। मैं चुपचाप अपनी प्लेट में खाना खाता रहा। अगर यह पहले होता तो मैं हर पकवान का पहला निवाला सुवानिंग की प्लेट में रखता। यह आदत मुझे उससे मिलने के बाद लगी थी। वह अक्सर खाना खाते खाते काम के फोन आने पर बाहर चली जाती थी, इसीलिए मैं हमेशा उसके लिए खाना बचाकर रखता था। हर बार मेरी बहन मुझे छेड़ती हुई कहती, वाह, फिर से अपनी वार्निंग दीदी की प्लेट भर रहे हो। मेरे लिए तो कभी इतना नहीं करते। मैं कई बार सच बता देना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन हर बार सुवानिंग बड़ी चतुराई से बात टाल देती। वो मेरे सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुराती और कहती, ये मेरा छोटा भाई है। मैं उसकी बात का मतलब समझ जाता। वो कभी नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता दुनिया के सामने आए। 5 सालों तक उसने कभी सोशल मीडिया पर मेरी एक भी तस्वीर पोस्ट नहीं की, यहां तक कि ऐसी पोस्ट भी नहीं जिन्हें सिर्फ मैं देख सकता। ऐसा लगता था जैसे वह हमारे प्यार का कोई निशान दुनिया में छोड़ना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मैं उससे इतना प्यार करता था कि हर बार खुद को अंधेरे में छिपा लेता। मैं चुपचाप खाना खा रहा था कि मेरी बहन हंसते हुए बोली, क्या हुआ? अपनी वार्निंग दीदी के पीछे नहीं जाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और लड़के के साथ चली जाए। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर वह किसी और के साथ चली भी जाए तो उससे मेरा क्या लेना देना? मैं तो बस उसका भाई हूं। मुझे उसकी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं। मेरी बहन ने मुझे गौर से देखा, जैसे वह मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढ रही हो। तभी सुवानिंग वापस लौटी। उसके साथ सॉन्गचेन भी था। सॉन्गचेन की आंखें लाल थीं। लगता था वो अभी अभी रोकर आया है। सुवानिंग उसका हाथ पकड़े हुए थी और बार बार उसे दिलासा दे रही थी। मेरी बहन ने मुस्कुराकर कहा, वार्निंग, क्या तुम दोनों फिर से साथ आ गए? इतना सुनते ही सुवानिंग ने घूर कर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक थी। उसने कहा, क्या बेकार की बातें कर रही हो? हम कई सालों से क्लासमेट हैं। एक दूसरे की परवाह करना कोई गलत बात है क्या? मेरी बहन ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी तो तुम्हारी पुरानी सहपाठी हूं। कभी मेरी भी इतनी चिंता कर लिया करो। सुवार्निंग हंस दी और उसे हल्का सा धक्का दिया। सॉन्ग चेन शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, इन्हें परेशान मत करो। चलो वापस खाना खाते हैं। फिर मैंने मुस्कुराकर सुवानिंग से कहा, आप सही कह रही हैं दीदी। दीदी शब्द सुनते ही सुवानिंग जैसे पत्थर की हो गई। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, लेकिन आखिर कुछ नहीं बोली। वह सॉन्ग चेन के साथ चली गई। उनके जाते ही आसपास बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मैंने कहा था ना, पहला प्यार सबसे ताकतवर होता है। किसी ने कहा, आज दोनों को साथ देखकर तो साफ लग रहा है कि इनका फिर से पैचअप हो गया है। फिर किसी और ने कहा, सॉन्ग चेन की किडनी फेल हो गई थी। सुवानिंग ने उसे अपनी एक किडनी दान कर दी थी। अस्पताल में दिन रात उसकी सेवा की। उसने अपनी आधी जिंदगी उसी पर लुटा दी। अब जब सॉन्ग चेन वापस देश लौट आया है तो शायद ये दोनों अब कभी अलग नहीं होंगे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि उनकी किस्मतें तो बहुत पहले ही एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं। मूर्ख तो सिर्फ मैं था, जो इतने सालों से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था। शादी के बाद हमारा रिश्ता दिन ब दिन बदतर होता गया।
हम अलग अलग कमरों में सोते थे, यहां तक कि खाने के लिए भी अलग अलग चॉपस्टिक इस्तेमाल करते थे। जब उसके माता पिता बच्चे की बात करते, तभी वो मजबूरी में मुझे गले लगाती। उस रात उसने खुद ही कहा था, लाइट बंद कर दो और आंखें भी, जैसे मेरे साथ रहना उसके लिए किसी सजा से कम ना हो। अगले ही दिन वह पूरी रात सॉन्ग चेन के घर रही। एक सर्दियों में मुझे झूठे ट्यूमर का शक हुआ। मैं बिस्तर पर बेहद कमजोर पड़ा था और उससे मुझे अस्पताल ले चलने की विनती कर रहा था, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि वह ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त है। उसी समय वो सॉन्ग चेन के साथ घड़ी खरीदने गई हुई थी। दुकान के कर्मचारी ने उन्हें देखकर कहा, आप दोनों की जोड़ी सचमुच बहुत प्यारी है। फिर वह दिन आया जब मेरा भयानक कार एक्सीडेंट हुआ। मैं सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से उसे फोन किया। उसने बेहद बेरुखी से कहा, सिर्फ एक्सीडेंट ही तो हुआ है, मर तो नहीं गए। इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? 120 पर कॉल करो और खुद अस्पताल चले जाओ, मैं बहुत व्यस्त हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। जब मैंने दोबारा कॉल किया, उसका फोन बंद था। उस रात अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने देखा कि सॉन्ग चेन ने सोशल मीडिया पर लगातार 8 पोस्ट डाली थी। हर तस्वीर में सु वानिंग उसके साथ डिज्नी घूम रही थी। उनकी मुस्कानें, उनके प्यार भरे पल, उन्हीं तस्वीरों को देखते देखते जीने की मेरी आखिरी इच्छा भी खत्म हो गई। आखिरकार अत्यधिक खून बह जाने के कारण मेरी मौत हो गई। फिर भी सु वानिंग को यही लगा कि मैं हमेशा की तरह नाटक कर रहा हूं। उस रात बाहर पटाखों की गूंज नए साल के स्वागत का ऐलान कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में नए साल की नहीं, सिर्फ अंतहीन खालीपन और दर्द था। रात के ठीक 1 बजे बाहर पटाखों की तेज रोशनी खिड़की से होकर कमरे में फैल गई। तभी सु वानिंग, जो शायद ही कभी वीचैट मोमेंट्स पर कुछ पोस्ट करती थी, अचानक एक नई पोस्ट डाल दी। तस्वीर में सॉन्ग चेन उसके कंधे पर सिर रखकर सो रहा था। कैप्शन में सिर्फ एक शब्द लिखा था, वो। पोस्ट हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि कमेंट्स की बाढ़ आ गई। 99 साल तक साथ रहो, जल्दी शादी करो, 100 साल का साथ बना रहे, जैसे अनगिनत शुभकामनाएं आने लगी। मैंने भी उस पोस्ट को एक लाइक दे दिया, लेकिन जब दोबारा रिफ्रेश किया तो वह पोस्ट गायब थी। अगले ही पल सॉन्ग चेन का मैसेज आया। उसने लिखा, दीदी वार्निंग मुझे घर छोड़ने आई थी, मैं गलती से उनके कंधे पर ही सो गया। अब बहुत रात हो चुकी है, मुझे चिंता है कि वो अकेली वापस जाएंगी, इसीलिए मैंने उन्हें यहीं रुकने के लिए कहा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने बस मन ही मन सोचा, अब वह जिसके साथ भी रहे उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। यह सोचकर मैं सोने ही वाला था कि तभी सु वानिंग का भी मैसेज आ गया। उसने लिखा, सॉन्ग चेन अभी अभी विदेश से लौटा है, उसने नए साल के लिए कोई नए कपड़े नहीं खरीदे। तुम्हारे पास तो कई नए कपड़े हैं, क्या तुम अपने कुछ नए कपड़े उसे दे सकते हो? इस समय सारे मॉल बंद है और कल तक उसके पास खरीदने का समय भी नहीं होगा। उसका यह संदेश पढ़ते ही मेरा दिल जैसे पूरी तरह टूट गया। ऐसा लगा जैसे मैं एक ही पल में गहरी खाई में गिर गया हूं। मैंने जो नए कपड़े खुद के लिए खरीदे थे, उन्हें अभी तक एक बार भी नहीं पहना था, लेकिन वह चाहती थी कि मैं उन्हें उस आदमी को दे दूं जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आखिर वह मुझे समझती क्या थी? मैंने उसके संदेश का कोई जवाब नहीं दिया और फोन बंद करके सो गया। अगली सुबह करीब 10 बजे डोरबेल बजी। मेरी बहन दौड़कर दरवाजा खोलने गई। बाहर सु वानिंग और सॉन्ग चेन हाथों में ढेर सारे तोहफे लिए खड़े थे। मेरे अलावा घर के सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। सु वानिंग ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी। वह हमारे घर की पड़ोसी थी, इसीलिए मेरे माता पिता हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। घर के अंदर आते ही सु वानिंग ने मेरी ओर गहरी नजर से देखा। मेरी मां मुस्कुराते हुए सॉन्ग चेन से बोली, तुम वानिंग के बॉयफ्रेंड हो ना? इतने साल बाद भी पहले जितने ही हैंडसम लग रहे हो। सॉन्ग चेन मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद आंटी, इतने साल बाद भी आप बिल्कुल पहले जैसी ही जवान लग रही हैं। उसकी मीठी बातों ने कुछ ही मिनटों में मेरे माता पिता का दिल जीत लिया। तभी मां ने मुझे आवाज दी, कुयू, कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर आओ और वार्निंग ऑफ सॉन्ग चेन का स्वागत करो। मैं बाहर आया और दोनों को चाय का कप देते हुए बोला, दीदी, नया साल मुबारक हो। मेरे मुंह से दीदी सुनकर सु वानिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। जब मैं बाथरूम गया तभी उसका संदेश आया, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने वो संदेश पढ़ा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर के भोजन के समय एक छोटी सी घटना हुई। मैं हमेशा की तरह अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया। सु वानिंग कुछ नहीं बोली, लेकिन वह उसी कुर्सी की तरफ बढ़ी जहां वह हर साल बैठती थी। तभी मेरी बहन हंसते हुए बोली, अरे, ये तो मेरी सीट है, तुमने मेरी जगह क्यों ले ली? जाओ अपने बॉयफ्रेंड के पास बैठो। इतना कहकर उसने सु वानिंग को खींचकर दूसरी कुर्सी पर बैठा दिया। आखिरकार वह मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। वो पूरे समय मुझे चुपचाप देखती रही। मैंने नजरें झुका ली और बिना कुछ बोले खाना खाने लगा। खाने के बीच में हमेशा की तरह उसका फोन बजा और वह बाहर चली गई। उसकी खाली कटोरी मेरी आंखों के सामने थी। पहले होता तो मैं उसमें खाना परोस देता, लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। जब वह वापस आई, उसने अपनी खाली कटोरी देखी और फिर मेरी ओर देखा। मेरी बहन मुस्कुराकर बोली, ये घर है, कोई तुमसे खाना छीनने वाला नहीं है।
गुयू को हर बार तुम्हारी प्लेट भरने की जरूरत नहीं है। उसी समय माँ ने पहले सुवानिंग की ओर देखा, फिर मेरी तरफ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुयू, इस साल वार्निंग अपना बॉयफ्रेंड घर लेकर आई है। तुम कब अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाओगे? सुवानिंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने जवाब दे दिया, अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी लड़की हो तो मेरा रिश्ता करवा दीजिए। पहले जब भी यह बात होती, मैं हमेशा मना कर देता था, लेकिन इस बार मेरा जवाब सुनकर मेरी बहन की आंखें खुशी से भर आईं। वो बोली, शियाओयू, आखिरकार तुम मान गए। बस तुम हाँ कहो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर लड़की ढूंढ दूंगी। मैं मुस्कुराकर बोला, ठीक है। जब सब लोग हंस रहे थे, तभी अचानक सुवानिंग ने बीच में कहा, आंटी, ऐसा मत कहिए। सॉन्ग चेन सिर्फ मेरा पुराना क्लासमेट है। माँ एक पल के लिए चुप रह गई। सॉन्ग चेन के चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। मेरी बहन तुरंत बोली, अच्छा, तो तुम अभी भी सिंगल हो? फिर क्यों ना तुम्हारी शादी गुयू से करा दें। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सुवानिंग ने तुरंत मेरी बहन को हल्का सा धक्का दिया और बोली, बकवास मत करो, गुयू मेरा छोटा भाई है। मैंने गहरी सांस ली और पूरी कोशिश करके मुस्कुराया। हाँ दीदी, सही कह रही हैं, ऐसी बातें मत किया करो। सुवानिंग तो मेरी दूसरी बड़ी बहन जैसी है। उस दिन के बाद अगले कुछ दिनों तक हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीने लगा। खाना पीना, दोस्तों से मिलना और क्लास रियूनियन में जाना, सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। नए साल की छुट्टियों में मेरी बहन का भी क्लास रियूनियन था। उसने जिद करके मुझे भी अपने साथ चलने को कहा। मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं घर पर आराम करूंगा। लेकिन वह हंसते हुए बोली, आज तुम्हारी दूसरी दीदी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। उसके छोटे भाई होने के नाते तुम्हें यह पल अपनी आंखों से देखना ही होगा। जब मैं वहां पहुंचा तब पता चला कि सॉन्ग चेन आज सबके सामने सुवानिंग को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। सभी लोग कह रहे थे कि उसके विदेश से लौटने के बाद दोनों की नजदीकियां फिर से बढ़ गई हैं और अब इनके दोबारा एक होने की पूरी संभावना है। एक सहपाठी जो ज्वेलरी की दुकान में काम करता था बोला, परसों ही सुवानिंग हमारी दुकान से एक अंगूठी लेकर गई थी। लगता है उसने वो सॉन्ग चेन के लिए खरीदी है। वहां मौजूद ज्यादातर लोग मुझे जानते थे। मुझे देखते ही सबने मेरा स्वागत किया और मजाक करते हुए कहा कि आज किसी अच्छी सिंगल लड़की से मेरी मुलाकात करवा देंगे। मैं भी हंसते हुए सबसे बातें करने लगा। थोड़ी दूर खड़ी सुवर्णिंग चुपचाप मुझे देख रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। रात के खाने से पहले सॉन्ग चेन मुझे अकेले बाहर ले गया। वह मुस्कुराकर बोला, कुयू, मैं जानता हूं कि वानिंग तुम्हारी बात बहुत मानती है, इसलिए जब मैं आज उसे प्रपोज करूं तो तुम भी मेरी तरफ से दो चार अच्छी बातें कह देना। इससे हमारे फिर से साथ आने की संभावना और बढ़ जाएगी। ऊपर से वह बहुत विनम्र और शांत दिख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसे मालूम था कि मैं सु वानिंग से प्यार करता हूं। वह जानबूझकर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं अब बहुत पहले ही सु वानिंग को अपने दिल से निकाल चुका हूं। मैं उससे भी ज्यादा मुस्कुराया और कहा, जरूर, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। सॉन्ग चेन संतुष्ट होकर वापस अंदर चला गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि सु वानिंग बार बार मेरी प्लेट में खाना परोस रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले मैं उसकी प्लेट में खाना परोसा करता था। जब वेटर ने चिकन कैसरोल की नई डिश रखी तो उसने एक टुकड़ा उठाकर मेरी कटोरी में रखने की कोशिश की। मैंने तुरंत अपनी कटोरी पर हाथ रख दिया और मुस्कुराकर कहा, दीदी, मैं अब बड़ा हो गया हूं, अपना खाना खुद ले सकता हूं। ये चिकन सॉन्ग चेन को दे दीजिए। उसका हाथ हवा में ही ठहर गया। माहौल अचानक अजीब सा हो गया। तभी सॉन्ग चेन ने मुस्कुराते हुए अपनी कटोरी आगे बढ़ाई और बोला, दीदी वार्निंग, किसी न किसी को तो आपकी देखभाल करनी ही होगी, उसकी चिंता मत कीजिए। इसी बीच वहां मौजूद सारे सहपाठी एक एक करके खड़े होने लगे और सॉन्ग चेन की ओर बढ़ने लगे। चीन वापस आने पर सभी ने सॉन्ग चेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। सॉन्ग चेन ने जैसे ही वाइन का गिलास उठाया, सु वानिंग ने तुरंत उसका गिलास अपने हाथ में ले लिया। सॉन्ग चेन को शराब नहीं पीनी चाहिए, ये गिलास मैं उसकी तरफ से पीती हूं। ये कहते हुए सु वानिंग ने एक के बाद एक कई गिलास खाली कर दिए। आसपास मौजूद लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। थोड़ी ही देर में उसके गाल शराब की वजह से लाल हो गए। सॉन्ग चेन ने उसे रोकते हुए कहा, वार्निंग, तुम्हें मेरी वजह से इतना पीने की जरूरत नहीं है। सु वार्निंग हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें शराब नहीं सूट करती, ये लोग जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर माहौल और भी गर्म हो गया। सभी जानते थे कि सु वानिंग और सॉन्ग चेन का पुराना रिश्ता क्या था। तभी अचानक सॉन्ग चेन का चेहरा लाल पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, वार्निंग, इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाया, क्या तुम फिर से मेरे साथ रहोगी? भीड़ तुरंत शोर मचाने लगी। हाँ कह दो, प्रॉमिस कर दो, दोबारा साथ आ जाओ। सु वानिंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इस मोड़ तक पहुंच जाएगी। पूरा माहौल किसी रोमांटिक फिल्म जैसा बन चुका था। हीरो ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। अब सिर्फ हीरोइन के एक हाँ कहने की देर थी। सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। मैं भी तालियां बजाते हुए मुस्कुराकर बोला, सॉन्ग चेन सच में बहुत वफादार है। इतना हैंडसम आदमी मिलना आसान नहीं होता। फिर मजाक में मैंने कहा, दूसरी दीदी,
अब तो हाँ कर ही दीजिए। सुवानिंग ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। गुयू, आज तुम्हें क्या हो गया है? मैंने शांत स्वर में कहा। दूसरे लोग चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन मैं तो आपका बॉयफ्रेंड हूं। आप किसी और के साथ वापस जाएंगी तो मैं क्या करूंगा? मेरी बात खत्म होते ही पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। सबसे पहले मेरी बड़ी बहन को होश आया। उसने पहले सुवानिंग की ओर देखा, फिर मेरी तरफ। गुयू, अभी इसने तुम्हें क्या कहा? बॉयफ्रेंड? मैं मुस्कुराकर बोला। दीदी, आपने कभी दूसरी दीदी को नशे में नहीं देखा क्या? शराब पीकर मजाक करती रहती है। लेकिन सुवानिंग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने सॉन्ग चेन को हल्का सा धक्का दिया और सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं एक कदम पीछे हट गया। उसी समय पीछे से कांच टूटने की तेज आवाज आई। सबने पलटकर देखा तो सॉन्ग चेन का पैर टूटे हुए कांच पर पड़ गया था और उसकी टांग से खून बहने लगा। सुवानिंग घबरा गई। वो तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे सहारा देकर उठाया और उसके घाव को देखने लगी। उसके चेहरे पर साफ दर्द दिखाई दे रहा था। सॉन्ग चेन ने धीमी आवाज में कहा, वार्निंग, इतने लोग देख रहे हैं, मुझे छोड़ दो, वरना लोग हमारे रिश्ते को गलत समझेंगे। फिर उसने जानबूझकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, गुयू पहले से ही नाराज लग रहा है, क्या तुम उसे मनाने नहीं जाओगी? वो चाहता था कि सुवानिंग सबके सामने उनके रिश्ते को स्वीकार कर ले, लेकिन सुवानिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और फिर जल्दी से बोली, उसे छोड़ो, पहले तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। इतना कहकर वह सॉन्ग चेन को सहारा देकर वहां से चली गई। उनके जाते ही मेरी बड़ी बहन मेरे पास आ गई। गुयू, सच सच बता, सुवानिंग बिल्कुल नशे में नहीं थी। तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? मैंने सिर हिलाया। कुछ भी नहीं, सॉन्ग चेन अचानक लौट आया है। दूसरी दीदी को थोड़ा समय चाहिए। बहन और भी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मैंने बात बदल दी। खाना खत्म होने के बाद मैं कोई बहाना बनाकर पार्टी से निकल गया। रात की सड़क लोगों की हंसी और आतिशबाजी की रोशनी से भरी हुई थी। मैं अपने घर के नीचे पहुंचा ही था कि सुवानिंग वहां मेरा इंतजार करती मिली। मैंने कदम तेज किए, लेकिन उसने पहले ही मेरा रास्ता रोक लिया। मैं बचकर निकलना चाहता था, मगर उसने मुझे जबरदस्ती अपनी बाहों में खींच लिया। अगर यह पिछला जन्म न होता तो शायद मैं इस आलिंगन की गर्माहट में खो जाता, लेकिन इस बार मैंने उसे ठंडेपन से खुद से अलग कर दिया। दूसरी दीदी, ये मेरा घर है। अगर मेरे माता पिता ने देख लिया तो गलत समझेंगे। सुवानिंग का हाथ हवा में ही रुक गया। कुछ पल बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, आज तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम उन लोगों के साथ क्यों मिल गए? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, क्या इसमें कुछ गलत है? सॉन्ग चेन अभी भी आपसे प्यार करता है। आपने तो उसके लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। मुझे लगता है कि तुम दोनों फिर से साथ आ जाओ, यही सबसे सही होगा। मेरी बात सुनकर सुवानिंग हल्का सा मुस्कुराई। और तुम अपनी पहचान भूल गए? पहले कौन कहता था कि अगर मैं किसी दूसरे आदमी के जरा भी करीब गई तो कोई जलने लगेगा? मैंने बीच में ही उसे रोक दिया। सुवानिंग, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वो वहीं जम गई। अब उसे यकीन हो गया कि मैं मजाक नहीं कर रहा। घबराकर उसने कहा, किसने कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया? मैं इसकी इजाजत नहीं देती। मैंने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारी इजाजत? क्यों? मैं आगे कुछ कह पाता, उससे पहले पीछे से मेरी बहन की आवाज आई। मैं मुस्कुराकर बोला, दूसरी दीदी सॉन्ग चेन को एक घड़ी गिफ्ट करना चाहती है। मुझसे पूछ रही थी कि लड़कों को किस तरह की घड़ी पसंद आती है। मेरी बहन हंसते हुए बोली, अगर सॉन्ग चेन के लिए है तो उससे जाकर पूछो। मेरे शियाओयू से क्यों पूछ रही हो? या फिर कहीं घड़ी शियाओयू को देने का इरादा तो नहीं? ये सुनते ही सुवानिंग का चेहरा लाल पड़ गया। मैंने धीरे धीरे उसका हाथ अपनी बांह से हटाया। जब तुमने सॉन्ग चेन के साथ वापस जाने का फैसला कर ही लिया है तो उसके पास जाओ। उसके पैर में चोट लगी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। सुवानिंग ने ऊंची आवाज में कहा, गुयू, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? किसने कहा कि मैं उसके साथ वापस जा रही हूं? अब मेरी बहन भी गुस्से में आ गई। सुवानिंग, तुम्हारे और सॉन्ग चेन के बीच जो भी है उसका गुस्सा गुयू पर क्यों निकाल रही हो? मैंने बहन को अंदर जाने के लिए कहा और खुद भी घर लौट आया। घर पहुंचते ही सुवानिंग के लगातार फोन आने लगे। मैं हर बार कॉल काट देता, लेकिन वो फिर फोन कर देती। आखिरकार उसने मैसेज भेजा, तुम कितने बजे सोओगे? मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगी। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अब उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैंने सीधा अपना फोन बंद कर दिया। जैसे ही मैं लाइट बंद करके सोने वाला था, मेरी बहन ने दरवाजा खटखटाया। गुयू, कोई तुमसे मिलने आया है, जल्दी बाहर आओ। मैंने रजाई सिर तक खींच ली। कल बात करेंगे, मुझे नींद आ रही है। बहन बोली, सॉन्ग चेन आया है। मैं हैरान होकर बाहर निकला। सॉन्ग चेन कई सुंदर गिफ्ट बैग लिए दरवाजे पर मुस्कुरा रहा था। ये विदेश से कुछ तोहफे लाया हूं, पार्टी में देना भूल गया था, इसलिए अब देने चला आया। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिर्फ यही काम था? सॉन्ग चेन बिना पूछे अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर गंभीर स्वर में बोला, कुयो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ सालों में वार्निंग तुम्हारे बहुत करीब रही है, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं। भविष्य में उसी से शादी करूंगा और उसी के साथ परिवार बसाऊंगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि तुम उससे थोड़ी दूरी बनाए रखोगे। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर पूछा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है।
वार्निंग और मैं सिर्फ भाई बहन जैसे हैं। अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो अब जा सकते हो, मुझे सोना है। सॉन्ग चेन गुस्से से बोला। अगर आज तुम बीच में नहीं आते तो मैं और वार्निंग फिर से साथ होते। इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो। वार्निंग तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। वार्निंग और मेरा रिश्ता सिर्फ भाई बहन का है, आज भी और आगे भी हमेशा यही रहेगा। अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो हिम्मत करके उसका दिल जीतने की कोशिश करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरी बात सुनकर सॉन्ग चेन बिल्कुल चुप हो गया। काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आखिरकार वह सारे गिफ्ट वहीं छोड़कर बिना कुछ कहे चला गया। उसके जाने के बाद भी मेरे मन का बोझ कम नहीं हुआ, बल्कि मैं पहले से भी ज्यादा उदास हो गया। आखिर पिछली जिंदगी में भी सब कुछ तब बदल गया था जब मैंने और सुवानिंग ने अपनी शादी का ऐलान किया था। सुवानिंग द्वारा अपनी शादी की घोषणा करने के बाद सॉन्ग चेन मुझसे अकेले मिलने आया। मुझे लगा था कि वह मुझसे झगड़ा करने आया होगा, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत वह बेहद शांत था। उसने अपना फोन निकाला और सुवानिंग के साथ अपनी पहली मुलाकात से लेकर आज तक की पूरी चैट हिस्ट्री मुझे दिखाने लगा। एक एक पन्ना मेरी आंखों के सामने स्क्रॉल करता गया। शुरुआत में सिर्फ औपचारिक बातें थीं, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को जानना, दोस्ती गहरी होना, पहली डेट, प्यार का इजहार और फिर प्रेमी प्रेमिका बन जाना। बाद में भले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन सॉन्ग चेन के विदेश जाने के बाद भी पिछले कुछ वर्षों तक दोनों का संपर्क कभी टूटा नहीं। ऊपर से उनका रिश्ता सामान्य दोस्ती जैसा दिखता था, लेकिन उनकी बातचीत में छिपी नजदीकियां साफ महसूस की जा सकती थीं। वो मेरी आंखों में धीरे धीरे बुझती उम्मीदों को देख मुस्कुरा उठा। उसके चेहरे पर जीत का एहसास साफ दिखाई दे रहा था। मान लो तुम दोनों की शादी हो भी गई तो क्या हुआ, उसका दिल कभी तुम्हारा नहीं होगा। उसने तुमसे प्यार की वजह से शादी नहीं की, बल्कि सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। उस समय मैंने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। मुझे लगा मोबाइल की ठंडी चैट हिस्ट्री कभी भी उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकती जो हर दिन साथ रहते हैं। लेकिन मुझे कहां पता था कि सॉन्ग चेन की कही हर बात एक दिन सच साबित होगी। उस रात मुझे बिल्कुल भी चैन की नींद नहीं आई। पूरी रात करवटें बदलते हुए बीत गई। सुबह होने तक भी मेरी आंखों में नींद नहीं थी। तभी बाहर से मेरी बड़ी बहन ने दरवाजा खटखटाया। गुयु, उस दिन तुम कह रहे थे कि अब किसी से मिलना जुलना शुरू करना चाहते हो। मेरा एक दोस्त विदेश से लौटा है, वो डॉक्टर है और तुम्हारे ही प्रोफेशन का है। अगर चाहो तो मैं तुम दोनों की मुलाकात करा दूं। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। जरूर, पुराना रिश्ता चला गया तो क्या हुआ, शायद नई शुरुआत ही सही रास्ता हो। अभी मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मैं अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाऊं और नए लोगों से मिलूं। मुझे इतने उत्साह से तैयार होते देख मां ने मुस्कुराकर कहा, लगता है मेरा बेटा सचमुच बड़ा हो गया है। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, इसका श्रेय तो सुवानिंग को जाता है। दीदी की दोस्त बहुत खुलकर बात करने वाली थी। मिलने का समय तय होते ही उसने खुद ही दीदी से मेरा वीचैट नंबर मांग लिया। मैंने दीदी से कहा कि उसे मेरा कॉन्टैक्ट भेज दे। जब मैंने उसे ऐड किया तो देखा कि उसकी प्रोफाइल फोटो एक छोटे से ब्रिटिश शॉर्ट हेयर बिल्ली के बच्चे की थी। उसे देखकर जाने क्यों अपनापन महसूस हुआ, क्योंकि मेरी प्रोफाइल फोटो भी एक काली बिल्ली की थी। उसने मैसेज किया, कल दोपहर तुम्हारे घर के पास वाले शांघाई रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैं हैरान होकर पूछ बैठा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे तीखा खाना पसंद है और वही रेस्टोरेंट जहां मैं अक्सर जाता हूं? उसने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारी दीदी से पूछा था। उसका इतना ध्यान रखना मुझे अच्छा लगा और पहली मुलाकात से पहले ही उसके लिए मेरे मन में अच्छी भावना पैदा हो गई। अगले दिन मैं समय से पहले ही घर से निकल गया। रास्ते भर सुवानिंग के फोन लगातार आते रहे। जब मैंने कॉल नहीं उठाई तो उसने लगातार मैसेज भेजने शुरू कर दिए। गुयू, तुम कहां हो? मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूं। गुयू, प्लीज मैसेज का जवाब दे दो। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच इतनी दूरी आ जाए। मैंने बिना पढ़े उसके मैसेज को डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दिया और सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वेटर मुझे पहले से बुक की गई सीट तक ले गया। दूर खिड़की के पास एक बेहद खूबसूरत युवती बैठी थी। मैंने तुरंत समझ लिया कि वही लिन शुयान होगी। पहली ही मुलाकात में उसने मुझे एक छोटा सा उपहार दिया। वो बेहद खूबसूरती से तराशा गया लकड़ी का म्यूजिक बॉक्स था। जैसे ही मैंने उसकी चाबी घुमाई, उसमें से मधुर संगीत के साथ पक्षियों की चहचहाहट और बहते पानी की आवाज गूंजने लगी। उसे सुनकर मन एकदम शांत हो गया। मेरे चेहरे की खुशी देखकर लिन शुयान मुस्कुराई और बोली, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं हैरान रह गया, क्या तुम तो डॉक्टर हो, फिर ये सब बनाना भी जानती हो? वह हल्का सा शर्माते हुए बोली, मेरे दादाजी बड़ी थे, बचपन में उन्हीं से सीखा था। मैंने तुरंत उसकी तारीफ करते हुए अंगूठा दिखाया। कमाल है, सच में तुम बहुत टैलेंटेड हो। खाना खाते खाते हमारी बातचीत काफी सहज हो गई। उसके साथ समय बिताना बेहद सुकून भरा लग रहा था। खाना खत्म होने के करीब मैंने मुस्कुराकर कहा, पहली मुलाकात में ही तुमने इतना महंगा तोहफा दे दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि बदले में तुम्हें क्या दूं। मुझे ना पेंटिंग बनानी आती है ना गाना गाना। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी। कोई बात नहीं, अगली बार फिर मिल लेना, वही मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा। हम दोनों हंस ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उस एक आवाज ने मेरा सारा अच्छा मूड पल भर में खत्म कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा।
सुवानिंग हमारे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद थका हुआ और उदास दिखाई दे रहा था। वो तेजी से मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुर्सी से खड़ा कर दिया। गुयू, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कितनी परेशान हो गई हूं? उसने गुस्से में कहा। अब समझ आया कि तुम मेरे फोन और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। अभी हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ और तुम किसी दूसरी औरत के साथ डेट पर आ गए। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास बैठे लोग भी हमारी तरफ देखने लगे। मैंने झटके से उसका हाथ छुड़ाया। बकवास मत करो। जिस दिन तुमने अपने जन्मदिन पर मुझसे ब्रेकअप किया था, उसी दिन मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। अब मैं सिंगल हूं। मैं किसके साथ डेट करूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मेरी बात सुनते ही सुवानिंग अपना आपा खो बैठी। वो सबके सामने मुझे चूमने के लिए मेरी तरफ झपटी। लेकिन ठीक उसी समय एक लंबा मजबूत हाथ हमारे बीच आ गया। लिन शुएयान ने बिना किसी मेहनत के सुवानिंग को पीछे धकेल दिया और मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। मैडम, अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं पुलिस में यौन उत्पीड़न की शिकायत कर दूंगी। सुवानिंग गुस्से से चीख उठी। तुम होती कौन हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूं, बीच में मत आओ। इतना कहकर उसने लिन शुएयान का कॉलर पकड़ लिया और उसे हटाने की कोशिश की। लेकिन लिन शुएयान उससे लंबी और ताकतवर थी। उसने आसानी से उसे पीछे धकेल दिया। आपके इस व्यवहार को देखकर तो यकीन करना मुश्किल है कि आप सच में इनके साथ रिश्ते में हैं। लिन शुएयान की शांत और समझदारी भरी बात सुनकर आसपास के लोग भी उसकी तरफ हो गए। आखिरकार सुवानिंग पीछे हट गई। लेकिन जैसे ही लिन शुएयान ने अपनी सतर्कता छोड़ी और मेरी तरफ मुड़ी, सुवानिंग अचानक फिर उस पर झपट पड़ी। दोनों जमीन पर गिर गईं और आपस में हाथापाई करने लगीं। मैंने बिना कोई भाव दिखाए तुरंत पुलिस को फोन किया। इसके बाद मैंने सॉन्गचेन को भी कॉल लगाया। अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो। लेकिन दूसरी तरफ से सॉन्गचेन ने ठंडी आवाज में कहा, आज के बाद सुवानिंग के बारे में मुझे कभी फोन मत करना। हमारा दोबारा साथ होना अब नामुमकिन है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैं हैरानी से मोबाइल की स्क्रीन देखता रह गया। समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद दोनों को समझाइश दी गई और कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। बाहर निकलते ही सुवानिंग फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने थक कर कहा, सुवानिंग, कृपया अब मेरा पीछा करना बंद कर दो। वो तुरंत बोली, उस दिन मैंने शराब पी रखी थी। जो कुछ कहा वो मजाक था। उसे दिल पर मत लो। मैंने कभी सॉन्ग चेन के पास लौटने के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। मैं हंस पड़ा। अगर सच में मुझसे प्यार करती थी तो 5 साल तक हमारे रिश्ते को दुनिया से छिपाकर क्यों रखा? मुझे कभी अपना नाम देने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुवानिंग, तुम मुझसे नहीं, सिर्फ खुद से प्यार करती हो। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। सुवानिंग मेरे पीछे आना चाहती थी, लेकिन लिन शुएयान उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आखिरकार सुवानिंग वहीं खड़ी रह गई और हमें जाते हुए देखती रही। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी दिन के बाद वो पूरी दुनिया के सामने हमारे रिश्ते की घोषणा कर देगी। अगली सुबह मैं अभी सो ही रहा था कि दीदी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं नींद में दरवाजा खोलने गया तो देखा दीदी के साथ सुवानिंग भी खड़ी थी। मैं तुरंत दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन दीदी ने उसे रोक लिया। गुयू, सुवानिंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तुम भी सच सच बताओ। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कुछ भी नहीं कहना। हमारा रिश्ता सिर्फ मुंह बोले भाई बहन का था। दीदी ने फिर पूछा, लेकिन उसने कहा कि तुम दोनों पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में थे। आखिर सच क्या है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। अगर हम 5 साल से रिलेशनशिप में थे तो कोई सबूत है उसके पास? सुवानिंग ने होंठ खोले, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सकी। 5 साल के रिश्ते में उसने कभी भी मेरे बारे में एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं डाली। और अगर कभी कोई तस्वीर पोस्ट की भी तो उसमें सिर्फ हम दोनों नहीं, बल्कि हम तीनों साथ होते थे।